मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा हूं, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सदस्यता अभियान का प्रभारी था, गुजरात का प्रभारी था, लखनऊ का 11 साल मेयर और उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर 5 साल रहा हूं और अभी महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी हूं। ये हमारा 34वीं लोकसभा है जिसमें मैं आज आया हूं। लगातार एक एक लोकसभा में जाने का अवसर मुझे मिला है और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का गठन है। प्रदेश अध्यक्ष श्री बावनकुले साहब ने, फडणवीस जी ने पन्ना प्रमुख तक के गठन को सभी 48 लोकसभा सीटों में बहुत अच्छा गठन किया है और हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। महायुति के साथ में भाजपा का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो अठावले साहब की पार्टी हो, चाहे अजीत दादा का एनसीपी का गुट हो या शिंदे साहब का शिवसेना हो। भाजपा के कार्यकर्ता ने एकजुट होकर जहां बीजेपी का है वहां बीजेपी का, जहां दूसरे मित्र पक्ष का प्रत्याशी है वहां हमने पूरी तरह सहयोग किया है। हमारा काम पूरे प्रदेश में एक अच्छा बेहतर समन्वय स्थापित करना है और मुझको लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े नतीजे आने वाले हैं। मोदी जी के 400 के लक्ष्य को मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान उसमें होने वाला है। विपक्ष का पूरी तरह सफाया इन चुनाव में तय है। अभी तक का प्रथम और द्वितीय चरण के जो चुनाव हुए हैं उनमें मैं समझता हूं कि एक सीट पाने के लिए भी कोई उम्मीद विपक्ष के लिए दिखाई नहीं पड़ती। सभी सीटों पर बीजेपी काफी बढ़त लिए हुए है। जो हमारा तृतीय चरण का 7 मई को है, उसके बाद 13 तारीख को, उसके बाद 20 मई को, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जो जनता है एक नया इतिहास रचने जा रही है। उन लोगों को जिन्होंने 2019 में जनता के जनादेश के साथ में विश्वासघात किया है, उनको पूरी तरीके से दंडित करना चाहती है। मैं इधर 3 दिन से डिंडोरी, नासिक, सीडी, आज अहमदनगर, सिरूर, कल हूं, फिर पुणे हूं। अलग अलग क्षेत्रों में एक पक्षीय भारतीय जनता पार्टी के हवा चल रही है। किसानों की जो कठिनाई है बीजेपी ने काफी हद तक उसको दूर किया है और मोदी जी का एक ही सपना है कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए और फसल के कोई भी फसल हो उसकी सुरक्षा, उन्होंने बीमा कवच दिया है, फसल बीमा दिया है। प्रदेश की सरकार ने भी उसमें अपना योगदान दिया है, फडणवीस जी के और शिंदे जी की योगदान है। उसी तरह के चाहे आवास देने का हो, चाहे ग्रामीण सड़क का हो, चाहे नहरों में पानी का हो, हर घर बिजली का हो, हर घर नल का हो, किसान सम्मान निधि हो या यूरिया खाद की उपलब्धि हो, हर चीज में किसानों की प्राथमिकता है। चीनी का उत्पादन बढ़े लेकिन किसानों को उचित मूल्य मिल सके। चाहे किसी प्रकार का कोई विषय उनकी उपजों के बारे में हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे अंगूर हो, प्याज हो, लहसुन हो, कोई भी चीज का हो, सभी पर भाजपा नेतृत्व की सरकार है और मोदी जी की संकल्पना है कि हम अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ और ज्यादा से ज्यादा मूल्य दिला सके। ये उनकी नियत है, नीति है। आज बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष अपनी हार को जानते हुए
मैं आश्चर्यचकित हूं कि भी मुझे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे दिखाया कि कुछ संगठन अल्पसंख्यकों को भड़का रहे हैं और अपने टेलीफोन नंबर देकर वो अपील कर रहे हैं कि फतवा जारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी की भतीजी ने भी वोट जिहाद का ऐलान किया, वहीं कुछ लोग उसी की नकल करके महाराष्ट्र की स्थिति में भी सांप्रदायिकता लाना चाहते हैं। बीजेपी ने हमेशा राशन दिया तो मुस्लिम को भी दिया, हिंदू को भी दिया, मकान दिया तो बराबर से दिया, आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का कवच दिया, सभी को दिया। हम उन्नति चाहते हैं लेकिन तुष्टीकरण नहीं चाहते। और अगर इस प्रकार की, मैं तो कहूंगा इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो फतवे की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में स्वतंत्र मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, जाति और धर्म से ऊपर उठकर हो, यह बीजेपी की नीयत है। लेकिन जिस प्रकार से लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, फतवे की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, राम को मानने वाले लोगों के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये दूसरे को भड़काने का काम कर रहे हैं। यहां पर जनता वोट क्रांति करेगी, ये बात निश्चित है। और जनता की वोट क्रांति में सांप्रदायिक सोच वाले लोग धराशायी होंगे। आश्चर्य केवल इस बात का है कि यूबीटी जो है अपना उसने हिंदुत्व का चोला उतार दिया है और इस प्रकार के फतवों का वो विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको विरोध करना चाहिए। पूज्य बाला साहब ठाकरे जी का जो संदेश था वो स्पष्ट था। अटल जी के बारे में भी उनके विचार स्पष्ट थे। लेकिन अफसोस ये है कि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के आगे यूबीटी ने अपना सरेंडर कर दिया है। शरद पवार जी तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं। मुझको लगता है कि ये चुनाव राष्ट्रवादी सोच और संकीर्णवादी सोच के बीच में है। और मैं यहां का वातावरण देखकर कह सकता हूं कि डिंडोरी हो, नासिक हो, या आपका सीडी हो, या आपका अहमदनगर हो, यानी उत्तर क्षेत्र की 8 सीटें, उत्तर महाराष्ट्र की 8 सीटें हमने 2014 में भी जीती, 2019 में भी जीती और हम 2024 में भी पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। हम एकता, समन्वय, संभाव और विकास, ये हमारा मुद्दा है। और डेवलपमेंट हो और सबको रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास है। और महाराष्ट्र अपने पुराने गौरव को और अधिक मजबूत कर सके, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। नेतृत्व हमारा मोदी जी के रूप में है। हमारी नीति, नेतृत्व और जो हमारा नियति है, तीनों बिल्कुल साफ है। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव तीसरी बार बड़े बहुमत से जो 400 का लक्ष्य है उसको पार करते हुए बीजेपी सरकार बनेगी। थे कि डरो मत, मैं हूं, और वो इतना डर गए कि वो भाग के अमेठी से वायनाड गए। अब वायनाड से भाग के फिर आए, अमेठी ना आके वो रायबरेली पहुंच गए। उनकी बहन जी आदरणीय प्रियंका जी कहती थी, लड़की हूं, लड़के रहूंगी। अब वो तो लड़ती हुई कहीं दिखाई नहीं भी, लड़की हूं, लड़ाका हूं। वो ना तो लड़ाका दिखी, ना वो लड़ने का साहस कर पाई। मैं समझता हूं ये दोनों भाई बहन राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर जब चुनाव आता है तब निकलते हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म जर्नी इनकी 15-20 दिन की होती है, महीने भर की होती है। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो अपनी ये राजनीतिक पर्यटन यात्रा को छोड़ के स्विट्जरलैंड और रोम और इटली घूमते हैं।